अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद से। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे ऐड करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिस्कशन विद दिवक कुमार ऑन BLA एंड TTP। तो देखते हैं भाई कि ये चीज़ें कैसे देखते हैं दिवक भाई। तो करते वीडियो स्टार्ट, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। चाइनीज वाइस प्रीमियर आए हैं तो 3 दिन के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और फिर ये 1.5 महीना पहले ये भी बोला है जून में जब बजट आ रहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे टीटीपी के खिलाफ। अब पता नहीं कब ऑपरेशन करेंगे, कब शुरू करेंगे, कुछ समझ में तो आ नहीं रही कि और अब किस चीज का इंतजार करना है और कितने मासूम लोगों की जानें जाएंगी। तो ब्lasphemy का इल्जाम लगा के टीएलपी वाले आ गए थे और रेंजर्स ने फिर टीएलपी वालों को मार के डंडों से मार के भगाया था। अमजद शेख, वो पूरा ऑपरेशन लीड किसने किया था? अमजद शेख। अगर उस दिन अमजद शेख नहीं होता, उसकी जगह कोई और एसएसपी होता ना हैदराबाद का, तो तो मारे उस गए दिन थे सारे हिंदू। हैदराबाद के उस सदर इलाके में 1,000 से ज्यादा हिंदू मारे जाते। जो अभी करंट अफगान तालिबान के जो लीडर हैं, मुल्ला ब्रादर, ये सर आधे बलोच हैं। तो ये जहन में रखनी चाहिए बात कि इनकी हमदर्दी बलोचों से कई ज्यादा है। मुल्ला उमर से ज्यादा मुल्ला ब्रदर की है। तो दिमाग में एक चीज ये जरूर रखें कि ये आधा बलोच है, इसकी माँ बलोच है और बलोचिस्तान में पैदा हुई है। ऐसी बलोच भी तो नहीं इनके साथ हमने कि देखे, इनके इनके साथ हमने सलूक भी कैसे अच्छा तो नहीं ना किया था। इनको पकड़ के हमने अमरीकियों के हवाले कर दिया था। कितना अर्सा हमने इनको जेल में रखा। तो उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ भी तो नफरत होगी ना कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ये चीज भी तो है ना। सर वो जो नफरत है ना, वो आपको आपसी रिश्तों में नजर आती है। लेकिन ये जो जंग, जिस किस्म की जंग चल रही है ना, चाहे अफगानों की चल रही है चाहे बलोचों की चल रही है, ये एक अलग किस्म की जंग है। ये एक खुद मुख्तारी की जंग है, ये एक सकाफत की जंग है। दिविक भाई, मैं आपको बताऊं, जब अकबर बुगटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया था ना, उसको इसने शहीद किया था मुशर्रफ ने, यकीन माने मैं रोया था उस दिन। मैं उस दिन सर बहुत लोग रहे थे। धाड़े मार के मैं रोया था कि यार इस तरह का पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे को इन्होंने मार दिया। तो मैं मेरा देखें, मेरा दिल में उन लोगों के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं या जिनके ऊपर भी जुल्म होते हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हैं या और भी एरियाज हैं, तो मैं तो इन सब के साथ मेरी हमदर्दियां हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हैं, इंसानियत के साथ हैं। देखिए, कोई लेकिन मुसलमान है, इंसान, हिंदू है, ये तो बात की बात है। इंसान तो सबसे पहले है। तो जिस तरीके से सर इन्होंने अकबर अकबर की बुगटी डेथ पे आपको पता है सबसे ज्यादा हिंदू रोए थे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह बताऊं। अकबर बुगटी ने अपना जो गांव था, जो मतलब जहां पर उसका खुद का घर था, जहां वो खुद रहता था, उस गांव में उसने फिर पता नहीं कितने लाखों हिंदुओं को पनाह दी हुई थी। और पनाह के साथ साथ उनको नाम भी दिया हुआ था। भाई तेरा नाम क्या है? रमेश भुट्टी। उनको अपना नाम भी दिया हुआ था ताकि कोई बलूचिस्तान में उनको हाथ ना लगा सके। पाकिस्तान एक भी प्रूफ ऐसा सबमिट नहीं कर सका जो साबित करे कि कुलभूषण यादव जासूस है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था, इंडिया के लिए काम करता था। एक प्रूफ भी ऐसा सबमिट वो नहीं कर सका है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दिव्य कुमार जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बहुत ही नॉलेज रखते हैं और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन और इस तरह के दीगर जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनके ऊपर भी इनकी गहरी नजर है। तो अपने शो में मैं इनको वेलकम कहता हूँ। हमारे देखने वाले इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमारी कहते हैं कि जी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। जी थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा देवक भाई, आप तो हंसते बहुत कम हैं। एक तो ये आपको बताऊं, हमारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि जी आपके चैनल पर हमने देखा देवक भाई थोड़ा बहुत हंसते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से हटके भी थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो आप, मुझे पता है कि आप काफी परेशान हैं अपनी फैमिली, अपने दीगर मामलात में। तो मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ कि आपके साथ कोई गपशप इस तरह की हो जाए कि आपके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आ जाए। तो आपके हंसने के लिए एक दफा फिर शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छा दीपक भाई, दो तीन टॉपिक हैं। एक तो टॉपिक मैं भूल गया। एक तो ये टॉपिक है कि जो यूरोपीय सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के ऊपर से अपने जो फ्लाइट्स हैं उनको वार्निंग दी है कि वो यहाँ से ना गुजरें। कि पाकिस्तान के बाजोड़ में जिस तरीके से अटैक हुआ है, उसके बाद में बहुत सारे इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर भी जो डाकू राज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनके पास भी रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के जो जदीद हथियार हैं। तो सर, ये कैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं,
दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। और आज अगर यूरोपीय यूनियन की ये सिक्योरिटी एजेंसी ने बोल दिया, कल को कोई और मुल्क भी बोल देगा इस तरह, तो ये तो हालात आगे मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है सर? सर देखें, ये पहले तो आपके लास्ट एक हफ्ते में 3 धमाके हुए और आखिरी आपका ये जमात इस्लामी की रैली में हुआ जिसमें 45 लोग हलाक हो चुके हैं, 142 से ज्यादा घायल हैं। तो अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले टीटीपी ने एक नोटिस निकाला था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे और पीडीएम के लीडर्स पे हमला करेंगे। तो पीडीएम के लीडर्स पे ये पहला हमला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 हमले हुए, 3 धमाके हुए। उसके बाद कल एक और खबर निकलती है कि टीटीपी और अलकायदा ने हाथ मिला लिए और टीटीपी अलकायदा मर्ज हो गए, अब एक साथ काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन एजेंसी ने ये वार्निंग निकाली और नोटिस निकाला, क्योंकि सर अलकायदा के पास ये एक्सपर्टीज है, उनके पास मैन पैड्स है जो कंधे पे रख के जो मिसाइल्स चलते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है जहाजों को गिराने की अफगानिस्तान के टाइम से, ठीक है। तो अब यूरोपियन एजेंसी ने 2 चीजें बोली हैं। पहली चीज, कोशिश करो पाकिस्तान के अगर एयर स्पेस यूज ही नहीं करना चाहते, कोशिश करो ही नहीं। अब उसके अंदर हमें इकोनॉमिक लॉस है। इकोनॉमिक लॉस ऐसे कि जो भी एयर स्पेस यूज करेगा, भले वो पाकिस्तान में लैंड ना हो, ईरान से चाहे भले वो इंडिया जा रहा हो, उड़ के अगर पाकिस्तान के ऊपर से जाएगा, वो पैसे देगा सिविल एविएशन अथॉरिटी को। तो एक ही इकोनॉमिक लॉस होता है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी मजबूरी भी है कि आप पाकिस्तान की एयर स्पेस से ऊपर से आपको जाना है, तो आप कराची, लाहौर, आजाद कश्मीर के एरिया के ऊपर से आप ना उड़े, इन शहरों के ऊपर से आप ना उड़े। और अगर उड़ रहे हैं तो कम से कम भी 26,000 फीट से भी ऊपर होना चाहिए जहाज। 26,000 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए जहाज। तो उसकी वजह क्या क्या जो टेररिस्ट हैं उनके पास इतने लेटेस्ट वेपन्स हैं कि वो इतना नीचा जो जहाज है वो मार गिराएंगे? हाँ सर, वो गिरा सकते हैं। आप लेटेस्ट, आप 26,000 फीट कितना होता है? 26 किलोमीटर। मिसाइल तो इतना जाता है 26-30 किलोमीटर, वो मैन पैड जिसे 26,000 फीट जो है 26 किलोमीटर ही कम होता है सर। तो और आप एक लगा मीटर में 1 मीटर में 3 फीट होते हैं ना, आप हाँ इसको डिवाइड करें 3 में। हाँ, मैं वो ठीक है, मिक्स हो गया। लेकिन आप देखें ना, वो जाता है क्योंकि आप मैन पैड होता है ना, वो मैन पैड वाला मिसाइल है, यानी ठीक है। तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बनता है। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखें ना, वो तो क्योंकि आराम 8 से 9 किलोमीटर भी बहुत बहुत एरिया होता है, इतना मिसाइल ही को मार सकता है। तो इनके पास इतने मिसाइल हैं जो टेररिस्ट हैं कि वो अमेरिका, वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका वेपन छोड़ के गया वहां पर है ना, मैनपैड है ना। और अलकायदा की तो एक्सपर्टीज है जहाजों को गिराने में। अलकायदा तो एक्सपर्ट है उस चीज में कि जहाज कैसे गिराया जाए। उनके लोग तो ट्रेन हुए हैं, उन्होंने तो अफगानिस्तान में जितने जहाज गिराए हैं, उनके तो लोग ट्रेन है बाकायदा। अब इनका ये गठजोड़ जो हो गया, तो ये एक मसला हो गया। उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात। आधी से ज्यादा हमारी एम्बेसियां खाली, एम्बेसडर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वो छोड़ के जा चुके हैं आधे से ज्यादा। चाइनीज एम्बेसडर भी नहीं है, जो हमारे करीबी कंट्री है उनके एम्बेसडर भी नहीं है। अभी चाइनीज वाइस प्रीमियर आए हैं तो 3 दिन के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं। और फिर ये 1.5 महीना पहले ये भी बोला है, जून में जब बजट आ रहा था, कि हम ऑपरेशन करेंगे टीटीपी के खिलाफ। अब पता नहीं कब ऑपरेशन करेंगे, कब शुरू करेंगे, कुछ समझ में तो आ नहीं रही कि। और अब किस चीज का इंतजार करना है और कितने मासूम लोगों की जानें जाएंगी जिसके बाद ये ऑपरेशन करेंगे, या करना है या नहीं करना है। ये बीच वाला समझ में नहीं है। नहीं भी करना तो होता है ना, बंदा एक तरफ तो हो, ये बीच में क्या है कि करना है नहीं करना, कुछ पता ही नहीं है। अब आपने फिर की डाकुओं की बात। सर देखिए, डाकुओं का हिसाब किताब इस तरह है कि वहां पर जिन एरिया में वो ऑपरेट करते हैं ना, उस एरिया में उनको वहां के वडेरे, वहां के एमएनए एमपीएस से उनका सपोर्ट है उनको, ठीक है। और फिर उनकी एक अपनी ट्राइब का, वहां पर वो एक कबीला सिस्टम जो है, जाकरानी ट्राइब, तो ये ट्राइब, तो वो अपने ट्राइब के सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो एक उनको वो वाला सपोर्ट भी है, दूसरा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। अगर कोई स्ट्रांग ऑफिसर उधर जाए और उसको एक पावर दी जाए ना, तो सर पुलिस वाला भी उनको खत्म कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, परसों 8 डाकू मारे गए हैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, एसएसपी अमजद शेख ने मारे। ये परसों की बात है, मार दिए गए 8। अभी एसएसपी पुलिस ने मारे, उसमें कोई मतलब ये नहीं कि रेंजर आए, कमांडो, कोई नहीं, पुलिस ने मारे। आप उनको वो तो इंदर गैंग की बात कर रहे हैं ना?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो कच्चे के ही डाकू हुए ना, वो सारे एक ही हैं, ये सारे जिले जितने पंजाब के बॉर्डर को लगते हैं ये सारे एक ही इनमें एक ट्राइब का सपोर्ट होता है इनको, दूसरा इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता है वहां के बॉर्डरों का। अगर आपको पुलिस को या तो आप पावर दे दे, पुलिस खुद खत्म कर देगी, या तो आप इनका सपोर्ट खत्म कर दें। अच्छा, आपको एक एक मजे की बात बताऊं। ये जो गैंग के ऊपर अटैक हुआ है, गैंग को मारा गया है, तो इसको लेके सारे जो है स्टेप बैक ले रहे हैं। जो भी जितने भी यहाँ के थाने हैं ना, वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। पता क्यों वजह? वो वजह ये है कि उन्होंने जवाबन कार्रवाई करनी है। वो हर जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं जी हमने इसको नहीं मारा। इतने डरे हुए हैं पुलिस वाले वहां पर। पर मैं एसएसपी अमजद शेख से मिला हूं, और सर मैं आपको एक प्राइवेट में आफ्टर रिकॉर्डिंग में आपको कहानी बताऊंगा एसएसपी अमजद साहब की। तो इन्होंने तो एग्री किया है, हाँ मैंने मारा है। तो ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था, और ये आपको पता ही ये 2 साल के बाद वापस गए हैं। ये 2 साल पहले हैदराबाद में थे, तो हैदराबाद से पहले ये उधर थे, फिर हैदराबाद आया, वापस उधर चले गए। तो डाकुओं के लिए काल है ये, इनके ट्रैक रिकॉर्ड, आप अमजद शेख का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो इन्होंने पहले भी मतलब इनके करीब कोई हाथों 70-80 डाकू मारे गए हैं। इतने मारे हैं इन्होंने वेरी खुद ब्रेव अपने मैन। हाथों। तो बस आपको अगर याद हो, मैं एक छोटा किस्सा बताऊं इनका। लास्ट ईयर हैदराबाद का अगर आपको याद हो, हैदराबाद से एक वीडियो वायरल हुई थी। मोबाइल मार्केट में जो हिंदू थे उनको जेलसी के, दूसरे ताजरों को जेलसी थी, तो ब्lasphemy का इल्जाम लगा के टीएलपी वाले आ गए थे, और जी। रेंजर्स ने फिर टीएलपी वालों को मार के, डंडों से मार के भगाया था। अमजद शेख, वो पूरा ऑपरेशन लीड किसने किया था? अमजद शेख। अगर उस दिन अमजद शेख नहीं होता, उसकी जगह कोई और एसएसपी होता ना हैदराबाद का, तो तो मारे उस गए दिन थे सारे हिंदू। के उस सदर इलाके में 1,000 से ज्यादा हिंदू मारे जाते। अच्छा, अब मैं अभी विजिट भी करके आया हूँ, देखा भी मैंने। और कितने साल हो गए हैं, 10 12 साल 15 साल हो गए हैं इस एरिया के अंदर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कि आपने जैसे बोला, सिंध पुलिस भी इसमें है, पंजाब पुलिस भी है, बलूचिस्तान पुलिस भी इसमें होती है, रेंजर्स भी जाती है, बख्तरबंद गाड़ियां भी जाती हैं। सारा कुछ जाने के बावजूद इनका खात्मा नहीं हो पा रहा। जैसे आपने बोला कि 8 डाकू मर गए, तो डाकू तो वहां पर सैकड़ों हैं। 8 डाकू मरने से उनके कोई उनको फर्क तो नहीं पड़ने वाला। सर वही कहा ना, इनको सपोर्ट भी है, और फिर पुलिस को पूरी पावर नहीं दी जाती। अगर या तो सपोर्ट काट दो या पूरी पावर दे दो, तो वो अपने आप ही वो खत्म कर देंगे। अब आप उनको सपोर्ट भी करते जा रहे हो, यहाँ से आप पुलिस की पावर को भी बांध के रख देते हो, फिर वो सर आधा काम होता है, आधा रह जाता है इस तरीके में। और आपने अभी मुझे याद आया, मैं आपने ये बात की ना कि ये थाने वाले मान नहीं रहे कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। एक और मसला चल रहा है, रही पंजाब पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा, सिंध पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा। अच्छा, दो हाँ जी, हाँ सूबों जी, की ऐसे ही पुलिस में भी ये मसला चल रहा है। थाने का तो चल ही ऐसे चल ही है। रहा है, दो सूबों के बीच में भी ये मसला चल रहा है, वो दोनों भी आपस देखिए में इतने टकरा है। इतने स्ट्रांग है डाकू वहां पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास सर हर जो सारे तो असला उनका हैंड ग्रेनेड पता नहीं, आप खुद सोचे कहां से आते हैं हैंड ग्रेनेड और बम, कहां से आते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया से इनको एड मिलती है। ये बलूचिस्तान पहले आता है, वहां से फिर सिंध के अंदर आके फिर ये इनके पास पहुंचता है। तो आप समझते हैं कि इसके पीछे कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि इंडिया से इनको सपोर्ट मिलती हो? मुझे तो नहीं लगता बाजार, लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर बातें की जाती हैं। देखिए डाकुओं का तो कभी भी इन लोगों ने नहीं बोला। इन लोगों ने वो एक तो बलोच जो ये हैं रिबेल है उनके बारे में लिबरेशन आर्मी। हाँ, और दूसरा एक दफा शुरू शुरू में टीटीपी के बारे में बोलते थे, लेकिन जब से इमरान खान आया तो टीटीपी अब पाकिस्तानी हो गई। अब टीटीपी के बारे में नहीं बोलते कि इंडिया की फंडेड है, पहले बोलते थे टीटीपी के बारे में ये तो इंडिया ने बनाई। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, ना मैं पाकिस्तान की एजेंसी का हूं ना इंडिया की एजेंसी का, तो मेरे को कख नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन एक बात है कि अगर आपका डायरेक्ट बॉर्डर नहीं होता ना जिस इलाके का, तो आपके लिए मदद करना बहुत मुश्किल हो जाती है। उधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पूरा एक सूबा आपको क्रॉस करके जाना वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ईरान भी आपको बलोचों की मदद करने इंडिया को नहीं देगा, क्योंकि ईरान के अंदर ही आधा बलोचिस्तान तो ईरान के पास है, तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि बलोचिस्तान आबाद हो। तीसरा बच जाता है अफगानिस्तान। इसके अंदर मैं एक चीज ये जरूर ऐड करना चाहूँ, अब देखिए अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता इंडिया अफगानिस्तान से हेल्प करता है नहीं करता, ठीक है, या समंदर से हेल्प जाती नहीं जाती, चौथा रास्ता समंदर है, ठीक है।
अगर इन 3 रास्तों की बात करें, ईरान, पाकिस्तान और समंदर, अगर इन 3 जगहों से काम हो रहा है ना, तो वो फिर पाकिस्तान की नाकामी हुई। और अगर अफगानिस्तान से काम हो रहा है, तो अफगानिस्तान में मैं आपको एक चीज में नोट करवाना जरूर चाहूंगा, जो अभी करंट अफगान तालिबान के जो लीडर हैं, मुल्ला ब्रादर, ये सर आधे बलोच है। हाँ, तो ये जहन में रखनी चाहिए बात, कि इनकी हमदर्दी बलोचों से कई ज्यादा है, मुल्ला उमर से ज्यादा मुल्ला ब्रदर की है। तो दिमाग में एक चीज ये जरूर रखें कि ये आधा बलोच है, इसकी माँ बलोच है और बलोचिस्तान में पैदा हुई है, ऐसी बलोच भी तो नहीं इनके साथ हमने कि देखे, इनके साथ हमने सलूक भी कैसे अच्छा तो नहीं ना किया था। इनको पकड़ के हमने अमरीकियों के हवाले कर दिया था, कितना अर्सा हमने इनको जेल में रखा। तो उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ भी तो नफरत होगी ना, कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ये चीज भी तो है ना। सर वो जो नफरत है ना, वो आपको आपसी रिश्तों में नजर आती है, लेकिन ये जो जंग, जिस किस्म की जंग चल रही है ना, चाहे अफगानों की चल रही है चाहे बलोचों की चल रही है, ये एक अलग किस्म की जंग है। ये एक खुद मुख्तारी की जंग है, ये एक सकाफत की जंग है। ठीक है, ये पर्सनल दुश्मनी की जंग नहीं है, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी पे अगर उतारने पे आए तो वो तो फिर अलग अलग, वो आपको नजर आती है। आपसी रिश्ते जो होते हैं, जैसे जब डीलिंग होती है, अभी जो डिप्लोमेट जा रहे हैं आ रहे हैं अफगानिस्तान के, जो बयानबाजियां होती हैं, उसमें आपको वो जाती दुश्मनी नजर आती है। पर एक पूरा अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा मकसद उनका कुछ और है। उसके पीछे जाती दुश्मनी नहीं, उसके पीछे फिर कौमियत हो गई आपकी, या सकाफत हो गई आपकी, खुद मुख्तारी हो गई, अच्छा वो अच्छा, चीजें। दीपक भाई, मैंने मुख्तलिफ बलोच जो स्टूडेंट है फैसलाबाद के अंदर, उनके साथ मैंने इंटरव्यूज किए। कुछ लोगों ने मेरे साथ ऑन द कैमरा बात की। मोस्टली जो लोग थे उन्होंने ऑफ द कैमरा बात की। तो वो यहाँ पर यही कहते थे कि हमें हमारे सूबे के अंदर हकूक नहीं दिए जाते, हमें रॉयल्टी नहीं दी जाती। गैस हमारे सूबे से निकलती है और जहाँ से निकलती है वहां पर गैस नहीं है। हमारे सूबे से सोना निकलता है, वो सोना निकाल कर ये ले जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मादनियात निकलती हैं, वो लेके जाते हैं। हमारे सड़कें तक नहीं बनाई जाती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ना हॉस्पिटल है हमारे पास, ना हमारे पास कोई अच्छा जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। आप समझते हैं कि अगर वहां पर डेवलपमेंट की जाए, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बन जाएं, हॉस्पिटल अच्छे बन जाएं, रोड बन जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो, लोगों को रोजगार मिले, तो ये अलहदा एक मुल्क की वहां पर तहरीक चल रही है बलूचिस्तान को आजाद करने की, उसमें कुछ कमी आ जाएगी उसकी शिद्दत में। बिल्कुल आ जाएगी सर। यही तो बात हमारे पाकिस्तान के एलीट को कभी समझ में नहीं आया है, कि भाई हर जगह तलवार नहीं चलती, कभी कभी प्यार की बोली से भी काम हो जाता है। इनको 75 साल हो गए, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कभी एक बार प्यार की बोली भी चला के देख लेते हैं। इतनी दफा तलवार गोली बंदूक हर चला के देख ली, नहीं हो रहा काम, तो एक बार प्यार से भी देख लेते हैं। यही तो बात इनको समझ में नहीं आती है। आप 3 नस्लें गुजर गई, 3 नस्लों में आप बदल नहीं सकते थे क्या? उनको आप अपनी तरफ नहीं कर सकते थे अगर आप उनके लिए काम करते तो? विवेक भाई, मैं आपको बताऊं, जब अकबर बुगटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया था ना, उसको इसने शहीद किया था मुशर्रफ ने, यकीन माने मैं रोया था उस दिन। मैं उस दिन सर बहुत लोग रोए थे। धाड़े मार के मैं रोया था कि यार, इस तरह का एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे को इन्होंने मार दिया। तो मेरा दिल में उन लोगों के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं या जिनके ऊपर भी जुल्म होते हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हैं या और भी एरियाज हैं, तो मैं तो इन सब के साथ मेरी हमदर्दियां हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हैं, इंसानियत के साथ है। देखिए, कोई बिल्कुल मुसलमान है, इंसान। हिंदू है, ये तो बात की बात है। इंसान तो सबसे पहले है। तो जिस तरीके से सर इन्होंने अकबर अकबर की बुगटी। डेथ पे आपको पता है सबसे ज्यादा हिंदू रोए थे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह बताऊं, अकबर बुगटी ने अपना जो गांव था, जो मतलब जहां पर उसका खुद का घर था, जहां वो खुद रहता था, उस गांव में उसने फिर पता नहीं कितने लाखों हिंदुओं को पनाह दी हुई थी। और पनाह के साथ साथ उनको नाम भी दिया हुआ था। भाई तेरा नाम क्या है? रमेश बुगटी। उनको अपना नाम भी दिया हुआ था, ताकि कोई बलूचिस्तान में उनको हाथ ना लगा सके। तो उस दिन वो एक था काला दिन। प्यार मोहब्बत से इनको, प्यार मोहब्बत की शायद बात ही समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या मुसीबत है इनके साथ। और आपने एक वो इंडिया वाली बात मेरी रह गई। मैं पर्सनली नहीं मानता कि इंडिया ने टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, अगर इंडिया से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स निकालो, इंडिया के खिलाफ प्रूफ जमा करो, और पूरी दुनिया के सामने लेके जाओ। अच्छा, जो बलूचिस्तान के अंदर एक जो इन्होंने जासूस पकड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, मुझे नाम उसका भूल कुलभूषण। गया। बहुत ही कुलभूषण। कुलभूषण यादव।
उसकी क्या स्टोरी है वो जरा बताएंगे? ये चले बलूचिस्तान की बात हुई तो हम इसको ही थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात की जाए ना, वो ये कहता है जी कुलभूषण यादव को इन्होंने हमारी एजेंसीज ने पकड़ा है, और वो उसके पास से डॉक्यूमेंट्स कुछ निकले ऐसे है कि वो पहले ईरान में था, फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर उसने एजेंसीज के लिए जो इंडियन एजेंसीज के लिए काम किया। क्या हकीकत क्या है इसमें, और उसको अभी गिरफ्तार भी किया हुआ है और सारा मामला, ये थोड़ा सा बताएंगे इसकी डिटेल हमें, असल में पर कहानी क्या है? कुलभूषण यादव इंडियन नेवी में था, इंडियन नेवी से वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसने कारोबार शुरू किया। वो कारोबार करता था ईरान से इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। चाबार पोर्ट के उधर वो रहता था, तो चाबार पोर्ट पे अब पहले आपको पाकिस्तान का वर्जन बता देता हूँ। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने उसको गवादर के इलाके से पकड़ा है, मतलब गवादर शहर से नहीं, गवादर शहर के करीबी से मैंने इनको उसको पकड़ा है, और बाकी सब ये जो बरामद हुआ और ये रॉ वॉ के लिए काम करता है ये वो। हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ, नेवी का था, चाबार पे काम करता था, बिजनेसमैन था। अब इंडिया की स्टोरी ये है, इंडिया ये बोलता है कि भाई इसको पहले चाबार से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेके गए हैं और फिर उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, ठीक है। और ये उस टाइम पे हुआ है जब ये आप देखें 2016 के बाद हुआ है ना, मेरे ख्याल से कुलभूषण का, कब का है कुलभूषण का, मैं साल भी, हाँ, तो उनको इंडिया को पाकिस्तान को हाँ कुछ मेरे चाहिए। ख्याल में इतने साल हो गए। हाँ, बहुत टाइम हो गया। अब ये कोर्ट जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मैंने दोनों साइड की कहानी बता दी और उसका बैकग्राउंड भी बता दिया आपको कुलभूषण का। वो नेवी का ऑफिसर है, ये इंडिया भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन वो रिटायर्ड था, अब वो बिजनेस करता था, ये दोनों मानते हैं। अब उन्होंने वो कहते हैं कि इसको चाबार से गिरफ्तार करके लाके इसको वो बनाया, स्केपगोट बकरा बनाया, इसके ऊपर इल्जाम डाले गए इंडिया को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान कहता है हमने गवादर के करीब से इसको उठाया। गवादर के करीब फिर चाबार भी लगता है, 90 किलोमीटर है तो ज्यादा फर्क नहीं है चाबार और गवादर में। अच्छा, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे सर हेयरिंग्स भी पड़ी हुई है, जजमेंट भी पड़ा हुआ है पीटीएफ पे। जो अगर वीडियो देखना चाहता है, 4 घंटे की वीडियो है। जो जजमेंट पढ़ना चाहता है वो 44 पेज की जजमेंट है, वो पढ़ सकता है। पाकिस्तान एक भी प्रूफ ऐसा सबमिट नहीं कर सका जो साबित करे कि कुलभूषण यादव जासूस है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था, इंडिया के लिए काम करता था। एक प्रूफ भी ऐसा सबमिट वो नहीं कर सका है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जब केस गया था तब एक भी पाकिस्तानी जज नहीं था, उसमें 6-7 जज होते हैं, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। तो पाकिस्तान ने बोला ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी, तो फिर एक पाकिस्तानी जज को भी डाला गया था, पाकिस्तान से भी एक जज गए थे उधर इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के वकील ने जब दलीलें दी तो वो उस जज का भी यही कहना है कि भाई तुम्हारे प्रूफ ही पूरे नहीं बैठते। सारे जज थे, लेकिन सारे जजों में पाकिस्तानी जज का भी यही कहना है, भाई तुम्हारे प्रूफ नहीं बैठते, इसीलिए तो फांसी रोकेगी। इसी वजह से तो कुलभूषण यादव को फांसी नहीं दी गई। दूसरी चीज, इंटरनेशनल जिनीवा कन्वेंशन के अंडर ये होता है कि कोई सी भी मुल्क के आप जासूस अगर आप अपने मुल्क में पकड़ते हो, ठीक है, तो आपको उसको काउंसलर एक्सेस भी देना है, उसको वकील भी प्रोवाइड करवाना है, और एम्बेसी के लोग उससे जाके मिल सकते हैं जेल में। पाकिस्तान में जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो उसको काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया, एम्बेसी के लोगों को भी जाने नहीं दिया गया, उसको वकील भी नहीं दिया गया। ये एक दूसरा मसला जो पाकिस्तान के गले में और उल्टा पड़ गया। तीसरी चीज, इंडिया जब आईसीजे गया, ठीक है, कि इसकी फांसी रुकवाने के लिए, इंडिया बाय द वे गया था, पाकिस्तान नहीं गया आईसीजे। तो पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान 3 दिन में पहुंच गया आईसीजे। तो फटाफट पहुंच जाए ना सर, उसका मतलब ही ये है कि उसको झुकाया जा सकता है। तो पाकिस्तान उस जजमेंट में हर चीज पाकिस्तान के, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो रॉ का एजेंट नहीं है, वो ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान साबित नहीं कर पाया कि ये रॉ का एजेंट है। जजमेंट में ये लिखा हुआ है, इसीलिए इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको फांसी नहीं दे सकती, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि इसको काउंसलर एक्सेस दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया गया काउंसलर एक्सेस। अच्छा, एक्सेस देने के साथ साथ ये नहीं कोर्ट कह सकती थी कि इसके ऊपर क्योंकि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो इसको रिहा कर दिया जाए? ऐसे क्यों नहीं फैसला दिया उसने? नहीं, वो नहीं दे सकते, वो इंटरनल मामला है पाकिस्तान का। तो ये फिर इस तरह के जो वाकयात होते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, किसी को भी पकड़ा जा सकता है कि पाकिस्तान में कोई इंडियन आया, या कल को मैं इंडिया जाता हूं तो मुझके ऊपर मेरे ऊपर भी कोई इल्जाम लगाकर मुझे तो कोई भी पकड़ सकता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इस तरह का गलत काम ना हो, मेरे साथ भी ना हो, और कोई इंडियन पाकिस्तान में कल को आता है तो उसके साथ भी ना हो? देखिए, इंडियन
का तो मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान में जो आएगा उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आज तक वैसे फिर कभी हुआ नहीं है, बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं। आप जाएंगे आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं ये भी बता दूं, 75 साल में जितने भी इंडियन आए कभी किसी के साथ हुआ नहीं, देखे ना, ये भी जो कुलभूषण था इंडिया का, तो कहना है ना लेकिन ईरान में। एक डर खौफ है यहाँ पर। मैं अगर अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि मैं इंडिया जाऊंगा, तो वो कहेंगे भाई जाएगा तो जरूर, लेकिन सीधा जेल में जाएगा। नहीं गाइस, तो बिल्कुल आज का टॉपिक थोड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भाई इधर देखा जाए तो टीटीपी, बीएलए, टीएलपी, ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा ना अब हैवी हुई हुई हैं कि एक वीक में 3 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। जो लास्ट हुआ है ना भाई, वो काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जाने गई हैं। तो इसी वजह से भाई मुज़फ़्फ़र भाई ने काफ़ी अच्छा टॉपिक रखा और इस पर डिस्कशन की और आगे बुगटी के बारे में भी चीज़ें की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि भाई इधर टीटीपी और बीएलए, ये बीएलए की रीज़न यही है कि भाई ये उधर से जब उठी है तो इसके पीछे ये रीज़न है कि उनको पूरे हक नहीं दिए जाते, और जब हक नहीं दिए जाते कि वो भाई पूरे जितने भी एक काए हुए हैं ना, जो तंग आकर वो सीधा जाओ उनसे मिलते हैं कि भाई हमें भी मिलाओ, और फिर वो इतना गुस्सा होते हैं कि उनको जो भी बोलना होता है, जो भी करना होता है ना, वो बढ़ चढ़ कर इसमें करते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि भाई ये बीएलए कहाँ से आ गया, टीटीपी कहाँ से आ गया, इनको कहाँ से असला मिल रहा है। तो फिर असला भी तो मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल करते नहीं। उधर डाकू हैं भाई, वो आगे आते हैं, वो बंदे मार कर चले जाते हैं, इधर बीएलए वाले आते हैं, वो ब्लास्ट करके चले जाते हैं, टीटीपी वाले आते हैं, वो करके चले जाते हैं। लेकिन इनको इधर हमारे जो भाई हैं एजेंसीज, वो इस चीज़ को पता नहीं क्यों नहीं इतना अच्छे से देख रही, या क्या इसके पीछे रीज़न है, हमें भी नहीं समझ आ रहा कि भाई इतना हैवी तरह से काम हो रहा है। हो सकता है भाई फिर ऐसे काम हो, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन भी आ गया, और जब इलेक्शन आते हैं तब तो भाई अंदर चले जाना, घर के बाहर निकलो ही ना, क्योंकि काम ही ऐसा भाई कर देते हैं नहीं, ब्लास्ट इसमें ये एक चीज़ें। आप देखो ना, कोई एक महीना नहीं लगता जब मतलब कि एक टीटीपी और अलकायदा ने हाथ ना मिलाया हो। हर आए दिन वो हाथ मिला लेते हैं, और ये एक मतलब कि हवा से ही छोड़ते हैं कि यार उन्होंने अब हाथ मिला लिया है, लिहाजा अब और हालात मतलब कि ख़राब हो जाएंगे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। आपको भी एक मतलब कि हर मंथ एक कोई ना कोई इनकी स्टेटमेंट कोई ना कोई दाग देगा, कि मतलब कि चलते चलते हवा में। परसों वो एक मतलब कि बिलावल ने दागी थी कि जो भी एक मतलब कि एक्टिविटी हो रही है ये अफ़गानिस्तान से हो रही है, लिहाजा अगर आप नहीं कंट्रोल करना चाहते तो हम आप पर एक्शन लेंगे। ये आपको एक कॉमन स्टेटमेंट मिल जाएगी, एक ये करना इन्होंने करना है, ऐसे मतलब कि स्टेटमेंट दाग देते हैं, क्योंकि अपनी भी कुछ इज्जत रखनी है इन लोगों ने। हर बंदा एक दाग देता है। आप राना सनाउल्लाह पर आ जाए तो वो बोलता है कि हम अंदर घुस कर मारेंगे, एक मतलब कि चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब एक एक्शन की बात आती है तो एक्शन कोई बंदा नहीं लेगा, क्योंकि इनको एक परवाह नहीं है, एक मतलब कि एक नॉर्मल बलोच की परवाह नहीं है, चाहे जो भी एक नॉर्मल केपी के में जो रहते हैं लोग, उनकी भी इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये इधर पंजाब में बैठे हुए हैं तो ये इधर अपनी थोड़ी सी एक सियासत चमकाते हैं। लेकिन जब भी ये एक मतलब कि इनका विजिट होता है अफगानिस्तान में, तो ये ऐसी कोई चीज़ें उनके मतलब के एक उनके नहीं आगे रखते कि आपके खिलाफ आप हमारी मतलब कि आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप रास्ता दे रहे हैं, लिहाजा इन चीज़ों को कंट्रोल करें, कुछ भी न करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी दूसरा इस्तेहसाल के ऊपर है, तो वो तो बेचारे बलोचियों के साथ हम शुरू से ही देख रहे हैं कि उनको किस तरह जो है ना वो मतलब एक ट्रीट किया जाता है। जो मतलब वहाँ की मादनियात या जो भी वहाँ के वसाइल है बेचारों, उनको जो है ना वो मिलते नहीं, तो ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने एंड ऑफ जो है ना वो इस तरह के स्टेप्स तो लेने ही हैं। आप दूर ना जाएं, अभी 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई है, जब ये चाइना चूना का आया था उस वक्त उन्होंने कोई साइन किया है, तो वो एक ग्वादर यूनिवर्सिटी के नाम से ग्वादर चाइना यूनिवर्सिटी के नाम से जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी बनाने लगे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो यूनिवर्सिटी अब ये लाहौर में बनेगी, तो बलूचिस्तान या मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो इधर आके पढ़ेंगे, स्पेशल जो है ना वो बलोचों के लिए। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने ये नहीं किया कि ये
यूनिवर्सिटी उधर बलूचिस्तान में बनाए, वो भी भाई लाहौर में बना रहे हैं पंजाब में। तो इससे बड़ा इस्तेहसाल जो है ना वो क्या हो रहा था, उसके ऊपर जो है ना वो बेचारे बलोची मैं ट्विटर पे देख रहा था, वो वीडियो पैगाम जो उन्होंने रिकॉर्ड करवा रहे थे, तड़प रहे थे कि देख लो कि आप जो है ना वो किस हद तक हमारे जो हमारा इस्तेहसाल करते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से उनकी जो है ना वो नफ़रत बढ़ती जाती है और फिर कोई ना कोई इस तरह का वो स्टेप लेते हैं। तो बाकी बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि जब बूटी थे तो उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। वो मतलब एक तरफ से ख़तरनाक भी थे, ख़तरनाक के साथ साथ जो है ना वो लोगों के साथ दया भी बहुत जो है ना वो रखते थे, ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी होगी या और बलोची कम्युनिटी जो मजलूम थी। तो मतलब उसने जो है ना वो काफ़ी हद तक इनको अपने हाथ में रखा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है चुभते थे, उसका अपना एक सिस्टम था। तो लेकिन उसको जो इन्होंने नहीं मतलब दीपक सर की मतलब कि भाई की बात ठीक है कि ये अभी एक पुलिस को ये चीज़ें दे देना तो वो इनका खात्मा कर दे, क्योंकि इनके अंदर एक मतलब कि अपनी बेईमानी छुपी हुई है। इस पर ये काफ़ी एक मतलब कि डॉलर खाते हैं, पैसा खाते हैं, इनको कोई किसी की नहीं परवाह। अब एक पुलिस को पूरे यार मैं खुद एक इधर एक मतलब कि हमारी एक मैं खुद मिला हूँ, वो लड़का उधर कमांडो में था एक कच्चे के ऑपरेशन में, वो खुद बोलता था कि यार ये कुछ हमें देते नहीं, कुछ एक प्रोवाइड नहीं चीज़ करते कि आपने ऑपरेशन करना है, यही बोलता है कि बस चुप कर आपने बैठना है, कोई चीज़ नहीं करनी। अगर ये हमें 10 दिन दे तो कच्चा के डाकू क्या उधर से हर चीज़ सफाया हो जाएगी। यार है तो इसी मुल्क के अंदर ही है ना, कौन सा वो आसमान में रहते हैं, वही ना कि ऐसा कुछ नहीं यार होता है सब भाई। पता है, सब सपोर्ट है पीछे से जो है ना वो ब्लैक मेलिंग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं बस वहाँ के लोगों को। आप इंडिया में देख ले भाई, कोई ऐसी आवाज़ कहीं से उठती है या कोई ऐसा सामने आ जाता तो भाई वो दूसरे तीसरे दिन हमें मिलते ही नहीं। कि आप देख ले कि लास्ट वो जो खालिस्तान की तरफ से वो आया था कि भाई उसने आकर इतना अंत मचाया था और लोग बोलते थे इसने भाई हाथ कभी भी नहीं आना, इंडियन आर्मी हो जाए भाई कोई भी हो जाए। और आज आप देख लें कि वो आसाम की जेल में पड़े हुए हैं, उनको कोई जानता नहीं, कोई हर चीज़ का इनको पता होता है कि खबर ही नहीं बैठे, लेकिन जब तक एक पीछे से सपोर्ट होती है ना तब तक कोई हाथ नहीं लगाता। हाँ ये चीज़ है भाई। तो बाकी अच्छी वीडियो थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।